नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए चल रहे SIR अभियान में अब तक 86.32% मतदाताओं ने प्रपत्र जमा कर दिए हैं। शेष मतदाताओं से BLO द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं के भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए लगभग 1 लाख BLO द्वारा घरों का दौरा जल्द ही शुरू होगा। बिहार की NDA सरकार ने कैबिनेट की बैठक में युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। CM ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के फैसले पर मोहर लगा दी है। इसके लिए कुछ स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। ये समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। केस में दोषी संजय राय ने ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोष मुक्त करने की गुहार लगाई है। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम अहम मुद्दों पर बात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। विदेश मंत्री ने SCO के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए अधिक व्यापार निवेश की जरूरत भी बताई। कॉमन सर्विसेज सेंटर आज दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। समावेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए AI क्लाउड प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण नवाचार पर केंद्रित भविष्य की कार्य योजना का CSC अनावरण करेगा। रक्षा मंत्रालय आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में UAV और CUAS स्वदेशीकरण पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात निर्भरता को कम करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज नई दिल्ली के तिलक नगर में PM विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 जुलाई 1929 को आज ही के दिन ICAR की स्थापना हुई थी। ICAR की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और इससे जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान करना है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के चलते ही आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। ICAR के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित संस्थान में पुरस्कार समारोह और विकसित कृषि प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर महान फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत सरकार को इस बात का गहरा खेद है कि यह ऐतिहासिक इमारत, जो वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की UAE की यात्रा संपन्न हो गई है। उन्होंने 2 दिवसीय दुबई की आधिकारिक यात्रा को राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक निवेश बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रयास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 से दुबई के सामर्थ्य को पहचाना है और इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रभावशाली माध्यम बनाया है।
ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के द्वारका के सेंट थॉमस और वसंत कुंज इलाके के वसंत वैली स्कूल को ईमेल कर ये धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। कांवड़ मार्ग में भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में मेरठ के सभी प्रमुख कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ प्रमुख मंदिर क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेज सावन महीने की शिवरात्रि और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए आज से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश में जिले के सीबीएसई, आईसीएसई के से संबंध शिक्षण संस्थानों और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के लिए है। इसके साथ ही सारे डिग्री कॉलेज और तकनीक संस्थानों के लिए भी आदेश लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ बैठक की। नक्सलवाद की कमर तोड़ने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कई शीर्ष माओवादियों ने कल आत्मसमर्पण किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। लगातार 1.5 साल से हमारी सेना के जवान मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का लाभ भी मिल रहा है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमने एसटीएफ का गठन कर हर जिले में किया है, वो काम भी कर रही है और बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग पर मुवानी के पास मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी मैक्स अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में 8 यात्रियों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घोषणा की है प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। हरेला के दिन आज लोग पौधारोपण करेंगे और प्रकृति को हरा भरा करने का संकल्प लेंगे। ये पर्व मानसून की शुरुआत और नई फसलों की बुवाई का प्रतीक है। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में 5 लाख से अधिक पौधा लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के शाहदरा की एक इमारत में लगी आग को बुझा दिया गया है। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश के सैंड आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैंड आर्ट पर 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक के सहयोग से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तैमूर राणा ने अपने परिवार से नियमित अंतराल पर फोन से बात करने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए एनआईए ने और वक्त मांगा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा में धरोई बांध पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में हुई भारी बारिश के कारण राजमार्गों के साथ साथ गांव, कस्बों और शहरों की सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत का काम
युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड की वीडियो वॉल के माध्यम से राज्य भर में चल रहे सड़क और पुल मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। सीएम सुखू के ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि वो आने वाले समय में खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वहीं एक केंद्रीय टीम जल्द ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 184 लोग घायल हुए हैं। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई। बारिश से एक और जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर जलभराव भी देखा गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी अब लेटे हनुमान मंदिर की दीवार तक पहुंच गया है। आज से 19 जुलाई तक नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिघरा बांध के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के एसडीओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि जलस्तर 738.50 फीट तक पहुंच गया है। हमें जलस्तर 738 फीट पर बनाए रखना है, इसलिए जलस्तर कम करने के लिए तिघरा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात 67.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 5.1% रही है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8.1% थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अपने पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को लेकर नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। 5 साल से कम उम्र में आधार कार्ड बनवाने वाले बच्चों के लिए 7 साल की उम्र पार करने के बाद अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग ने दिल्ली में अपनी वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 में देश भर के सर्कल प्रमुखों ने भारतीय डाक के व्यावसायिक रूपांतरण की रूपरेखा और एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और नागरिक केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में इसकी उभरती भूमिका पर विचार विमर्श किया। आंतरिक संचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नया मासिक न्यूज़लेटर डाक संवाद लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म व्यावसायिक अंतर्दृष्टि और क्षेत्र की सफलता को उजागर करेगा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा
कि निर्धारित लक्ष्य से पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना गर्व की क्षण है। भारत का खनन और निर्माण उद्योग वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 2 से 5% की दर से बढ़ सकता है। भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग सेक्टर ने वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 9.7% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से एथेनॉल आयात पर प्रतिबंध जारी रखने का आग्रह किया है। मौजूदा समय में एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जा रहा है। इससे गन्ना किसानों को भी फायदा हो रहा है। भारत में खुदरा महंगाई दर बीते 11 वर्षों में 5% के आसपास रही है, लेकिन हाल ही के महीनों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई है और जून 2025 में ये गिरावट 2.1% पर आ गई है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने धनबाद में महिलाओं के नेतृत्व वाली 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिससे लैंगिक समानता और संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। टेस्ला के एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमेरिकी दिग्गज कंपनी के यहां आने से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि इस विदेशी कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई को भी लॉन्च कर दिया है। इस कार की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा में मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जाने वालों और एनसीआर से मेरठ जाने वालों के लिए नमो भारत सबसे पहले पसंद बनी हुई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 जुलाई को पारिवारिक पेंशन भोगियों और अति वरिष्ठ पेंशन भोगियों की शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए 1 से 31 जुलाई तक 1 महीने के विशेष अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। अधिक से अधिक एमएसएमई को बैंकों से ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी ने अपने एमएसएमई क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत 11 जुलाई को आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईडीबीआई बैंक द्वारा फाइनेंसिंग की ये व्यवस्था देश भर में विभिन्न स्थानों पर जहां बैंक शाखाएं स्थित हैं, वहां ये अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों या समूह में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं तक विस्तारित की जाएंगी। यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री जून 2025 में सालाना आधार पर 7.4% घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यंग प्रेन्योर समिट 2025 में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत की युवा शक्ति असीमित ऊर्जा से परिपूर्ण है और यहां ऊर्जा भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगी। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि ट्रांसअटलांटिक व्यापार संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता 1 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वियतनाम के साथ व्यापार समझौता लगभग पूरा हो गया है। यूरोपीय संघ के विदेश प्रमुख काजा कल्लास ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी नहीं दी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को हथियार पहले से ही भेजे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सोमवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा के बाद से उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात नहीं की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान रूस के खिलाफ उनके कड़े रुख के ठीक 1 दिन बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान को अमेरिका के साथ चर्चा करने की उम्मीद है, लेकिन वह ईरान के साथ बातचीत करने की जल्दी में नहीं है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉस एंजलिस में तैनात 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को हटाने का आदेश दिया है। अमेरिका में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया था, जिनमें से आधों को हटा दिया जाएगा। स्पेन के शहर टोरे पाचेको में दर्जनों लोगों ने अवैध प्रवासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उत्तरी अफ्रीका प्रवासियों और दक्षिणपंथी लोगों के बीच 4 रातों तक चले संघर्ष के बाद हुआ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के बचाव के लिए अभी भी 2 संभावित अपील उपलब्ध हैं। रियो डी जेनेरो में एक कानून विशेषज्ञ ने कहा है कि ब्राजील के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने राजनेता और 7 सह प्रतिवादियों को 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार के बाद कथित तौर पर तख्तापलट के प्रयास के लिए दोषी ठहराए जाने का अनुरोध किया। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी में एक सैन्य अड्डे के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया पर इजरायल के हमलों का उद्देश्य सीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को असैन्य क्षेत्र के रूप में बनाए रखना और ड्रूज निवासियों की रक्षा करना है। फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का एल्बनीज ने कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान एक समूह के देशों से इजरायल के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने का आह्वान किया। कोलोराडो के दक्षिण रिम में लगी जंगल की आग 4000 एकड़ तक फैल गई। पार्क से लोगों और कर्मचारियों को हटा दिया गया है और यह अभी भी बंद है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए तूफान के दौरान न्यू जर्सी में बाढ़ का कहर पैदा हो गया है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने कहा कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने बर्केले हाइट्स इलाके में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पहले दौर का मैच खेलेंगे। पीवी सिंधु का सामना जापान की सिम यू जिन से होगा। लक्ष्य सेन भी जापान ओपन में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य पहले दौर में चीन के वांग जी से भिड़ेंगे। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी भी आज पहले दौर का मैच खेलेगी। सात्विक चिराग की जोड़ी का सामना दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होगा। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की श्वेता पर्णा और रुतपर्णा पांडा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी। उन्हें शुरुआती मैच में जापान की जोड़ी ने हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी और मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमैका टेस्ट में करारी हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज की टीम अपने देश के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों की मदद लेगी। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई थी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स के साथ अपने पिछले मुकाबले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। भारतीय एथलीट अश्वनी गणपति ने जापान की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी कर ली है। अश्वनी इस कोर्स को पूरा करने वाली एकमात्र गैर जापानी एथलीट बनी। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीटों को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया है। विंटर गेम्स में कुल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्रालय ने स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल के जन्मदिन समारोह से जुड़े मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। खबरों के मुताबिक यमाल ने अपने 18वें जन्मदिन पर विशेष कद काठी के लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। मैनचेस्टर सिटी ने पूमा के साथ किट पार्टनरशिप को लंबी अवधि के लिए बढ़ा लिया है। माना जा रहा है कि ये डील लगभग 1 बिलियन पाउंड में हुई है। सऊदी प्रो लीग टीम अल नस्र ने पुर्तगाल के योर्गे येसूस को कोच नियुक्त किया है। 2 महीने पहले ही येसूस ने अल नस्र की कड़ी प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल को छोड़ा है। लिवरपूल के पूर्व मिडफील्डर जॉर्डन हैंडरसन
ने ब्रेंटफोर्ड के साथ 2 साल का करार किया है। हाल ही में हैंडरसन ने डच क्लब अयाक्स को छोड़ा है। लिवरपूल ने फॉरवर्ड लुइस डियाज को खरीदने के लिए बायर्न म्यूनिख का लगभग 57 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया है। बायर्न ने डियाज को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन लिवरपूल ने कहा कि वो डियाज को नहीं बेचना चाहता। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।